Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve the paper of JST जो कि आज 10th अप्रैल को STS IBA की तरफ से कंडक्ट किया गया था। इसमें काफ़ी सारे पोर्शंस थे। आज के इस वीडियो में हम एक तो साइंस का लेक्चर एक साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करेंगे। उसके अलावा पेडागोजी वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे और जीके का पोर्शन हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ साइंस सेक्शन। जो फर्स्ट पार्ट साइंस सेक्शन का बायोलॉजी है, इसके 12 क्वेश्चंस थे आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द चेक पॉइंट्स रेगुलेटिंग सेल डिवीजन आर अल्टर्ड द पर्सन विल मोस्ट लाइकली गेट। अगर तो जो है आपके जो सेल डिवीजन के चेक पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं या अल्टर हो जाती हैं या फेल हो जाती हैं, तो होता क्या है बेसिकली कि सेल्स की जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ट्यूमर जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट होता है एंड अल्टीमेटली ये क्या जाके कॉज करता है, कैंसर कॉज करता है। सो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा बी, कैंसर। Then next we have Sarah's mother kept fruits in a storage room and observed a certain fungus growth on decaying fruit. सारा की मदर ने कुछ फ्रूट्स रखे स्टोरेज रूम में और उसने देखा कि जो फ्रूट्स जो डीके हो गए थे, खराब हो गए थे, उन पे कुछ सर्टेन टाइप के फंगस जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हुए। तो इसके हिसाब से फंगस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो बेसिकली ऐसा फंगस जो कि डिकेइंग फ्रूट पे ग्रो करता है, जो कि अपना जो फूड मटेरियल है वो डेड ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स, ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो अगर तो कोई फंगस है जो डिकेइंग फ्रूट पे ग्रो हो रहा है तो उसको क्लासिफाई हम करेंगे एज अ saprophyte. So the correct answer is B, saprophyte. Then next we have for question number 43. Ehsan felt pain in his throat for which he was prescribed antibiotics. After a day of taking medicine, he feels better. The infection is such a case can be caused by. So basically यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बंदा था एहसान जिसके थ्रोट में गले में पेन हुआ, जिसके लिए डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए। तो जब उसने एंटीबायोटिक्स खाई उसके बाद उसने बेटर फील करना स्टार्ट किया। तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कि जो इन्फेक्शन था जो एंटीबायोटिक्स से सही हो गया बेसिकली, तो वो किस चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें पता है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती हैं। अगर तो आपका इन्फेक्शन वायरल है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बैक्टीरिया। कि ये जो इन्फेक्शन था एहसान का वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, जो कि एंटीबायोटिक्स लेने से सही हो गया। ओके, then next we have the non-protein part of a conjugate enzyme if loosely attached. अब बेसिकली जो conjugate enzyme होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको एपो एंजाइम कहा जाता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको कोफैक्टर या को एंजाइम कहा जाता है, और ये लूजली अटैच्ड होता है, नेचर में ऑर्गेनिक होता है। तो जो कॉन्जुगेट एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको या तो हम कोएंजाइम कहेंगे या it is also known as cofactor. So the correct answer is A, cofactor. Okay. Then next we have scientist observes a cell with proper ATP production and respiratory activity, but unassembled proteins, the organelle most likely dysfunctional. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक साइंटिस्ट है जिसने ऑब्जर्व किया कि एक सेल है जो कि जिसमें प्रॉपर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की प्रोडक्शन हो रही है, उसकी रिस्पायरेटरी एक्टिविटी भी बिल्कुल सही है, एटीपी प्रोडक्शन भी नॉर्मल है, रिस्पायरेशन भी नॉर्मल है, लेकिन उसके जो प्रोटीन्स है वो अनअसेंबल्ड हैं। इट मीन्स के प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो कौन से ऑर्गेनेल की वजह से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसा ऑर्गेनेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको राइबोसोम कहा जाता है। तो बेसिकली राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर तो प्रोटीन सिंथेसिस में कहीं गड़बड़ आ रही है, इट मीन्स कि किस ऑर्गेनेल में जो है वो कौन सा ऑर्गेनेल सही से काम नहीं कर रहा होगा, राइबोसोम। सो द करेक्ट आंसर इज सी, राइबोसोम। ओके,
Then next is the process that takes place on the inner membrane of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको ईटीसी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस होता है। Then next we have a question from botany section. In a forest, one species of bird diverges into different species adapted to different food sources. Such evolution. अब यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली कि आपका जो है एक स्पीशी है बर्ड की जो कि डिफरेंट स्पीशीज में डाइवर्ज हो रही है डिफरेंट फूड सोर्सेज की वजह से। तो इस टाइप की एवोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? तो जब भी कोई एक ऐसी एंसेस्टरल स्पीशी जो कि मल्टीपल न्यू स्पीशीज में इवॉल्व होती है, जो कि डिफरेंट जो है फूड सोर्सेज की वजह से होती है, इसी टाइप की इवोल्यूशन को हम कहते हैं एडाप्टिव इवोल्यूशन। वन एक स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज जो है वो इमर्ज हों, उसको हम कहेंगे एडाप्टिव इवोल्यूशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next we have, if an insecticide is sprayed in a grassland ecosystem, the trophic level directly affected is। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जिसपे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे किया गया है। अब इंसेक्टिसाइड को स्प्रे जब हम करते हैं तो वो बेसिकली टारगेट्स किसको टारगेट कर रहा होता है? इंसेक्ट्स को टारगेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर तो हम किसी ग्रासलैंड पे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो कौन सी ट्रॉफिक लेवल है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट होगी? तो सबसे पहली बात कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो प्लांट्स हैं या ग्रास है, वो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट नहीं होंगे। अब डायरेक्टली अफेक्ट इंसेक्टिसाइड की वजह से कौन होंगे? इंसेक्टिसाइड की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है इनका, वो इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी, प्राइमरी कंज्यूमर। अगर हम किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो कि इंसेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे इससे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर। देन नेक्स्ट वी हैव question number 49. Algae are placed in a group of plant like protists. अल्जाए को जिस ग्रुप में प्लेस किया गया है वो प्लांट लाइक हैं। क्यों? क्योंकि अल्जाए जो है वो प्लांट्स की तरह ही फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसकी वजह से अल्जाए को जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स में रखा गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके। Then next is intensive exercise increases heart rate to supply more oxygen towards the body muscles. This response shows the coordination between। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर तो हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इंटेंसिव एक्सरसाइज, उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। और जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीजन हमारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के मसल्स तक सप्लाई होती है। तो इससे कौन से सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन शो हो रहा है? एक तो आपकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, इट मींस, और जो है आपका ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। तो हार्ट रेट जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है, और जो ऑक्सीजन आपका सप्लाई हो रहा है मसल्स की तरफ वो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन बताई गई है बेसिकली वो रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बीच की बताई गई है कि जब इंटेंसिव एक्सरसाइज की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन जो है वो बॉडी मसल की तरफ जो है वो सप्लाई होती है। तो ये चीज बेसिकली किस चीज का कोऑर्डिनेशन शो कर रही है? रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर। Evolution is supported by the presence of homologous structure। अब evolution को जो है वो homologous structure से support किया जाता है। homologous structures basically क्या है? जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन फंक्शंस डिफरेंट हो। तो ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि इनका जो है वो एंसेस्टर्स सेम है, दे शो कॉमन एंसेस्ट्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी हियर। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52।
In an experiment, a student observes that removing algae from a pond decreases the fish population. एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर तो वो किसी पॉन्ड से अल्जाए को रिमूव कर रहा है तो अल्जाए को रिमूव करने से क्या हो रहा है, फिश की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो इसका क्या मकसद है, ये बेसिकली किस चीज को शो कर रहा है। इट मीन्स के जो अल्जाए थे वो जो है फिश को फूड भी प्रोवाइड कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रहे थे, और अगर तो हमने अल्जाए को रिमूव कर लिया तो फिश की पॉपुलेशन ही डिक्रीज हो गई। इट मीन्स कि अल्जाए की वजह से ही फूड फिश की जो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही थी। इट मीन्स वो फिश को फूड भी प्रोवाइड कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड कर रहे थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर। Okay, the next section is of chemistry. First is X-rays are produced when cathode rays strike on. अब एक्सरेज की जो प्रोडक्शन होती है बेसिकली हम जो एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसमें एक कैथोड और एनोड जो है वो हम लगाते हैं। तो जब बेसिकली कैथोड रेज मेटल की प्लेट से जाके स्ट्राइक होती हैं तो उसमें से एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्सरेज हमेशा कब प्रोड्यूस होती हैं, जब आपकी कैथोड रेज मेटल से जाके टकराएंगी तो आपकी एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेटल। देन क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो आज कंफ्यूज हो गए थे। यहाँ पे बेसिकली आपको एक डायग्राम शो किया गया है। जो फर्स्ट वाली डायग्राम है इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं आपस में। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये स्टेट बेसिकली चेंज हो रही है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही दूर है, इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट वाली डायग्राम आपकी सॉलिड की स्टेट की बताई गई है और सेकंड वाली डायग्राम आपकी गैसेस की स्ट्रक्चर की बताई गई है। तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, सॉलिड से गैस में आपका सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी चेंज को क्या कहेंगे, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जब सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, सॉलिड जब डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पे बेसिकली सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्जन बताई गई है और पूछा गया है कि इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो जब solid is directly converted into gaseous state, it is known as sublimation. Okay. Then next we have a question which is numerical based. Basically यहाँ पे आपको thermal decomposition of magnesium carbonate का रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका डिकम्पोज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तो हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम उठाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है। अब यहाँ पे सपोज अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास दिया गया है 84। अब सबसे पहले तो हम देखें कि 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहा है। ओके। तो अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके हिसाब से 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम उठाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो 21 ग्राम को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 21 ग्राम कितने मोल्स के बराबर होगा। तो 21 को अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के मास से डिवाइड कर देंगे 21/84, हमारे पास आंसर आएगा 0.25। इट मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम 0.25 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के उठाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने जो है वो ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे। तो 21 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का मकसद है कि 0.25 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब अगर तो 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्म कर रहा है तो 0.25 मोल अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट के उठाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.25 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.25 मोल्स कितने मास के बराबर होंगे, तो हम 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास से जो कि होता है 40 और हमें आंसर मिल जाएगा 10 ग्राम्स। तो अगर तो हम ये स्टेचोमेट्री के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, अगर हम
जो है वो 21 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के उठाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने ग्राम्स मिलेंगे? 10 ग्राम्स। तो हम डायरेक्टली मोल की कन्वर्जन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 21 ग्राम 0.25 मोल्स के बराबर होगा। अगर तो 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.25 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.25 मोल्स 10 ग्राम के बराबर होते हैं। तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा? 10 ग्राम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 10 ग्राम्स। ओके, देन नेक्स्ट वही है द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि आप सबको पता होगा, सोप मेकिंग प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो साबुन जो बनता है, सोप मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। सो द बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन 57, इन रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम। अब रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो चीज करेगा जो कि खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा। सॉरी, रिड्यूस नहीं, जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एजेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होगा, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद रिड्यूस होते हैं, इट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स लूज कौन करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? एजेंट हैं तो वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे। खुद रिड्यूस होंगे इट मींस इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। खुद ऑक्सीडाइज होंगे मींस ऑक्सीडेशन हो रही है, मींस इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कौन करेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। ओके, so the correct answer is B. Then next we have a mixture produces a gas both when it reacts with an acid and when it reacts with an alkali. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में से हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस में मिक्सचर्स हैं। अब इनमें से कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो कि एसिड और बेस दोनों से जब रिएक्ट कर रहा है तो गैस प्रोड्यूस करेगा? तो अगर तो हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो वो गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जबकि अमोनियम आइंस और कार्बोनेट आइंस को अगर हम देखें तो ये जब एसिड से रिएक्ट करेंगे या बेस से रिएक्ट करेंगे तो दोनों ये क्या करते हैं? गैस प्रोड्यूस करते हैं। एक तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज एंडोथर्मिक। अब हमें डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगा, किस प्रोसेस में हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो हमें पता है, हमने अपने जब लेक्चर्स प्रिपरेशन कर रहे थे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस होते हैं, बेसिकली जब बॉन्ड बनता है तो वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, और जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक होगा। और ऑप्शन डी को देखें तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स वाटर क्या हो रहा है? फ्रीज हो रहा है, इसकी स्टेट लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो जब वाटर फ्रीज होता है ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर की डिकम्पोजिशन बताई जा रही है, वाटर को तोड़ा जा रहा है। तो किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये आपका हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। Okay, then next we have which does not increase the rate by affecting the number or nature of collisions. अब यहाँ पे बेसिकली हमें ये पूछा जा रहा है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं तो हम डिफरेंट जो है वो क्राइटेरियाज चेंज करते हैं।
या तो हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, या हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, या हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, या हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे। तो इन सब ऑप्शंस के थ्रू हमारा जो रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि कोलिजन्स को चेंज करके रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं करता। तो अगर तो हम देखें डिफरेंट ऑप्शंस को, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो सरफेस एरिया के इंक्रीज करने से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगी तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया जो है वो कोलिजन को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से आपकी जो है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी नंबर ऑफ कोलिजन्स उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो ये भी कोलिजन्स को जाके अफेक्ट करता है। प्रेशर को भी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, जितना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगी और आपका रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होगा। तो प्रेशर भी बेसिकली क्या करता है, कोलिजन्स को अफेक्ट करता है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, जब हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं और वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कैसे करता है, वो रिएक्शन को एक दूसरा पाथवे प्रोड्यूस करता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो बेसिकली कैटलिस्ट जो है वो नंबर ऑफ कोलिजन्स को जाके अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक डिफरेंट पाथवे प्रोवाइड करता है जिस पे चलकर रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट को ऐड करने से नेचर ऑफ कोलिजन या नंबर ऑफ कोलिजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then next we have question number 61. Salts are made by reacting acids with bases, for which combination of acids and bases is the titration method of preparation suitable. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसिड्स एंड बेसिस जब आपस में मिलते हैं, इनका रिएक्शन होता है तो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब कौन सी कॉम्बिनेशन एसिड और बेसिस की हम करें जो टाइट्रेशन के लिए सुइटेबल हो, तो जब हम सॉल्यूबल एसिड और सॉल्यूबल बेस को आपस में कंबाइन करेंगे तो वो आपका जो प्रिपरेशन है वो टाइट्रेशन के लिए सुइटेबल होता है। एसिड भी हमारे पास सॉल्यूबल फॉर्म में हो, बेस भी हमारे पास सॉल्यूबल फॉर्म में हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next is which does not describe a reaction at equilibrium. अब ये चारों ऑप्शंस जो आपको दिए हुए हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब कर रहे हैं सिवाय एक ऑप्शन के। अब ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ऑकर एट एन इक्वल रेट। तो यस, इक्विलिब्रियम जब होता है तो वहां पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट्स जो है वो इक्वल होते हैं, सिस्टम क्लोज होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि कौन सी चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है, वो है के सी इंक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस। के सी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे कह रहा है कि के सी की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, के सी इंक्रीजेज द रिएक्शन एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस। ओके, then next is which statement does not describe the property of a weak acid. अब weak acid जो होता है बेसिकली अगर हम देखें, वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियली डिसोसिएट होता है, और ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा, और जब ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। वीक एसिड भले ही वीक हो लेकिन इसकी सारी प्रॉपर्टीज वही होंगी जो एसिड की होंगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये सारी एसिड की प्रॉपर्टीज है। जबकि अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो ये कह रहा है कि इसकी पीएच 8 एंड 9 के बीच में होगी। तो 7 से ग्रेटर पीएच जो होती है वो बेसिस की होती है, एसिड्स की नहीं होती। तो वीक एसिड की जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी, और 7 से आई 3 या 4 के दरमियान होगी, वो वीक एसिड की आपकी पीएच होगी। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, जो प्रॉपर्टी नहीं है वीक एसिड की, वो बी है, इट हैज ए पीएच बिटवीन 8 एंड 9, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी।
Then next we have which row describe the type of bonding present in substances 1 and 2. अब यहाँ पे different options आपको दिए हुए हैं और जो correct आपकी जो statement लिखी हुई है वो option C में लिखी हुई है कि पोटेशियम क्लोराइड के अंदर आपकी ionic bonding present होती है और मीथेन के अंदर आपकी covalent bonding present होती है। जबकि बाकी options को देखें तो यहाँ पे मीथेन is ionic bonding ये incorrect है क्योंकि मीथेन में covalent bonding होती है। ग्रेफाइट इज आयोनिक बॉन्डिंग ये भी इनकरेक्ट है। क्लोराइड इज कोवेलेंट बॉन्डिंग ये भी इनकरेक्ट है और ग्रेफाइट इज आयोनिक बॉन्डिंग ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट मैचिंग कौन से कॉलम में हुई हुई है? ऑप्शन सी जो है इसमें इस रो में करेक्ट मैचिंग है कि पोटेशियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्डिंग होगी, मीथेन में आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, then next we have a portion of physics. Which of the following is the rate of change of velocity? Rate of change of velocity को acceleration कहा जाता है। C is the correct answer. Boyle's law states that at constant temperature, हमने पढ़ा है कि Boyle's law क्या कहता है? According to Boyle's law, अगर तो हम temperature को constant रखेंगे तो volume is inversely proportional to pressure. तो आपका जो वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे और पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर तो हम बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा और पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपके बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Then next is velocity of sound is maximum in air, water, steel और vacuum. तो जो साउंड की जो वेलोसिटी होती है बेसिकली वो सॉलिड मीडियम में मैक्सिमम होती है, जबकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। एयर जो है वो गैसियस स्टेट है, वाटर लिक्विड स्टेट है, स्टील आपकी सॉलिड स्टेट है। तो स्टील में जो है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट होगा इसमें साउंड की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोमेंटम। यहाँ पे आपको जो है मास दिया गया है 0.5 kg, वेलोसिटी आपको दी गई है 4 मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम फाइंड आउट करनी है हमें। तो मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से। मोमेंटम का फार्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास आपको दिया गया है 0.5, वेलोसिटी आपको दी गई है 4। 0.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2। सो 2 न्यूटन सेकंड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 69, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड एयर में अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 70, if two similar capacitors of 4 microfarad each are connected in series, the equivalent capacitance। अब अगर तो आपके पास जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो 4 माइक्रोफैराडे है। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगी? तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है हमारे उसको देखते हैं। वो है हमारे पास 1/1/C इक्विवेलेंट और हमारे पास जितने भी कैपेसिटर्स होंगे 1/C1 प्लस 1/C2 क्योंकि दो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास तो दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। 1/4 हो जाएगी एक की, दूसरे की हो जाएगी 1/4 और ये हमारे पास आ जाएगा 2/4। 2/4 हो जाएगा 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 1/2। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो इसको इन्वर्स करेंगे तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 2। So option A is the correct answer, 2 microfarad. Okay. Then next we have another question. Binary addition of two hybrids. Two hybrids जो होंगे basically 1 and 1. 1 and 1 को जब हम binary इनकी जो addition करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 0। डेसिमल की बाइनरी रूल्स हैं। 1 और 1 को जब भी हम आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then question number 72,
According to Rutherford's model, most of the mass of an atom is concentrated in. Rutherford ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसने कहा था कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी होगा और एटम का जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल एटम का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, तो वो न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन वी हैव एनर्जी possessed by a body due to its motion। अब ये भी चीज हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी बॉडी है उसके अंदर मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन एट नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस टेम्परेचर स्केल्स कोइंसाइड। अब कौन सी टेम्परेचर रीडिंग है जिस पे दोनों आपकी जो स्केल्स हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ये दोनों आपकी जो कोइंसाइड करती हैं। अब सपोज करें अगर तो हम एफ को सेल्सियस के इक्विवेलेंट कंसीडर कर रहे हैं। फ़ारेनहाइट क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट है 9/5 C प्लस 32 और इसको हम इक्वल कर रहे हैं अगर सी के, तो यहाँ से अगर हम सी का निकालेंगे वैल्यू तो हमारे पास आएगी -40। तो दोनों जो स्केल्स कोइंसाइड कर रही हैं वो -40 डिग्रीज पे कोइंसाइड कर रही हैं। So the correct option is D, -40 degree. Then next question is according to Bohr's model, electrons revolve। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड में जो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट्स। देन नेक्स्ट इज अ टेलीस्कोप यूजेस। टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है, टेलीस्कोप के अंदर टू कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आपका आईपीस लेंस और दोनों कॉन्वेक्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, टू कॉन्वेक्स लेंसेज। ओके, एंड देन हमारे पास साइंस का पोर्शन हमने कवर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जीके के हैं उनको भी हम देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पेडागोजी के हैं। सो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का 71% जो है वो वाटर से कवर्ड होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 71%। इस थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है, सो थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, following is the major kharif crop in Pakistan sown at the beginning of monsoon season। अब खारिफ क्रॉप्स जो होती हैं बेसिकली वो होती हैं जो कि समर सीजन में इनको जो है वो बोया जाता है और इनको जो है वो मॉन स्टार्ट ऑफ द मॉनसून, जब भी मॉनसून का सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे इनको सो किया जाता है। और जो मेजर जो खारिफ क्रॉप है पाकिस्तान में वो है राइस। सो द करेक्ट आंसर इज डी, राइस। डी इज द करेक्ट आंसर है। राइस जो है वो मेजर खारिफ क्रॉप है जो कि बिगनिंग ऑफ द मॉनसून रीजन पे सोन किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन किया गया था 1960 में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 14, जुल्फकार अली भुट्टो introduced the policy of nationalization in 1972। जुल्फकार अली भुट्टो ने पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था 1972 में। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1972। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन, a country produces a large surplus of cotton cloths and sells it to other nations, this activity is an example of। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कंट्री में कॉटन की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉटन क्लोथ्स की प्रोडक्शन होती है और ये कंट्री दूसरी नेशंस को अपने कॉटन के क्लोथ्स सेल करता है। तो इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। हम जब भी कोई चीज़ एक कंट्री से दूसरे नेशंस में सेल करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। ये बॉर्डर ट्रेड नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर ट्रेड सिर्फ हमारे नेबरिंग कंट्रीज में होता है, एक्सपोर्ट जबकि ओवरऑल नेशंस पे अप्लाई होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एक्सपोर्ट। देन नेक्स्ट वी हैव
Determine which climatic region, a hot, dry area with less than 250 millimeter of annual rainfall on the western side of a continent. वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे ऐसा कौन सा एरिया है जो कि हॉट होता है, ड्राई होता है और वहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो लेस देन 250 मिलीमीटर होती है। तो वो हॉट डिजर्ट रीजन्स होते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल्स जो है वो लेस देन 250 मिलीमीटर होती हैं। वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट पे होते हैं, हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हॉट डिजर्ट रीजन। ओके, then next is name the institution in Pakistan responsible for formulating the country's 5-year plans for economic development. कौन सा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो कि कंट्री का 5-year प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर्मुलेट करता है? तो प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Then next is primary consequence of the लियाकत नेहरू पैक्ट 1950। लियाकत नेहरू पैक्ट जो हुआ था 1950 में, उसका जो प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि माइनॉरिटीज की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए इन बोथ रीजन्स पाकिस्तान एंड इंडिया आफ्टर द पार्टीशन। तो मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन बोथ कंट्रीज, जब पार्टीशन हो गई थी उसके बाद दोनों कंट्रीज में माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट जो है वो साइन किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट इज compare the reasons for the voyages of Christopher Columbus and the Vasco da Gama and identify their common underlying economic motive for European sea exploration during this period. अब क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को डा गामा ने जो समंदर के थ्रू जो सफ़र किया था, उसका बेसिक जो मकसद था वो ये था टू फाइंड द न्यू सी रूट्स फॉर ट्रेड एंड एक्सेस टू वेल्थ ऑफ एशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then next we have another question. Comparing the economic policies of Ayub Khan era and Zulfikar Ali Bhutto era reveals a fundamental shift. अब जो अयूब खान एरा से जुल्फकार अली भुट्टो एरा जब शिफ्ट हुई थी, तो कौन सी फंडामेंटल शिफ्ट हुई थी, कौन सा फंडामेंटल चेंज आया था? अयूब खान एरा में बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया गया था, जबकि जुल्फकार अली भुट्टो की एरा में जो है वो नेशनलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाया द प्राइवेट सेक्टर। इससे जो है वो एक शिफ्ट आया था पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। Then next we have another portion from pedagogy, teaching and learning pedagogies. The first question is, a learner who prefer hands-on lab work and field trips would be classified as। अब ऐसा लर्नर जो कि बेसिकली हैंड ऑन एक्टिविटीज़, लैब वर्क, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या फील्ड ट्रिप्स को मोस्टली इन्वॉल्व करता है अपनी लर्निंग में, उसको काइनेस्थेटिक लर्नर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द टीचिंग मेथड दैट अलाउज फ्री आइडियाज नो क्रिटिसिज्म। ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें फ्री आइडियाज को प्रमोट किया जाता है, जिसमें कोई भी क्रिटिसिज्म, कोई भी जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती? वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वी हैव द टीचर डिलीवर्स हिज लेक्चर एंड टेल्स अ टेल इन हिस्ट्री क्लास। अब एक ऐसा टीचर है जो कि लेक्चर भी डिलीवर कर रहा है और हिस्ट्री की क्लास है जिसमें वो एक स्टोरी बता रहा है, एक किस्सा बता रहा है। तो ऐसे मेथड को हम कहेंगे स्टोरी टेलिंग, जो कि हिस्ट्री क्लासेस में मोस्ट कॉमन होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टोरी टेलिंग। Then next we have a teacher notices a student remember diagrams well but forgets spoken instructions. एक टीचर है जो कि ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि डायग्राम्स को तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है, रिमेम्बर कर लेता है, लेकिन उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको वो भूल जाता है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि कौन सा एडाप्टेशन जो है वो उस स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल को फिट करता है बेसिकली। तो अगर तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि डायग्राम्स को याद करता है, तो उसके लिए कलर कोडेड विजुअल एड्स का यूज करना जो है वो इफेक्टिव होगा। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव Vygotsky's concept of the zone of proximal development refers to। अब Vygotsky concept of zone of proximal development बेसिकली कहता है कि skills जो है वो children can perform with guidance।
skills children can perform with guidance. ये जो है basically Vygotsky's concept of zone of proximal development को refer करता है. So the correct option is B. Then next is a child who is shorter than peers but shows a normal growth rate over time. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बच्चा है जो कि अपने बाकी के एज ग्रुप के बच्चों से थोड़ा छोटा है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो नॉर्मल है। बाकियों के कंपैरिजन में, उसके एज ग्रुप के कंपैरिजन से वो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन उसकी ग्रोथ रेट ओवर टाइम जो है वो नॉर्मल है। इट मीन्स उसकी नॉर्मल ग्रोथ वेरिएशन जो है वो उसकी ग्रोथ वेरिएशन नॉर्मल है। उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसकी जो है वो ग्रोथ उसकी जो है वो एक बेसिकली नॉर्मल ग्रोथ वेरिएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्सपीरियंसिंग अ नॉर्मल ग्रोथ वेरिएशन। देन नेक्स्ट वी हैव इन लेसन प्लानिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज प्राइमरीली यूज्ड टू। जब भी हम किसी भी लेसन को प्लान करते हैं तो उसमें हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यूज करते हैं, और उसका जो मेन मकसद होता है टू डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हम ब्लूम टेक्सोनॉमी के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। देन नेक्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कौन से हो सकते हैं। देन उनके बेसिस पे हमें एक्टिविटीज जो है वो प्लान करनी पड़ती हैं। देन लास्ट में हमें जो है वो चेक करना पड़ता है कि आइदर जो आउटकम्स हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो लेसन प्लानिंग का वो पहले होगा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, देन उसके बेसिस पे एक्टिविटीज होंगी, देन लास्ट में असेसमेंट होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, SLOs, then activities, then assessment. Then next question we have the use of praise notes and encouraging words by a teacher. अगर तो कोई टीचर है जो कि बच्चों को प्रेज कर रहा है, encouraging words यूज कर रहा है, तो ये कौन सी स्किल है? ये इसको बेसिकली री स्किल कहा जाता है। तो उसको री स्किल कहा जाता है, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है और उनकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, री स्किल। देन नेक्स्ट वी हैव a teacher ask follow up questions to deepen a student's response. अब किसी भी लेक्चर के एंड में अगर तो आपका जो टीचर है जो फॉलो अप क्वेश्चंस कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग देख सके, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स देख सके, इस स्किल को प्रोबिंग स्किल कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, probing skill. Then next is a quick quiz given at the end of a lesson to check for student understanding. अब किसी भी लेसन के एंड पे जो है एक क्विक क्विज कर लिया जाए स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। किसी भी लेसन के एंड में जो असेसमेंट होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, जबकि किसी भी ओवरऑल टर्म या फाइनल एग्जाम्स को समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंड ऑफ लेसन पे जो असेसमेंट होगी उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। सो दिस सी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज फीडबैक इज इंफॉर्मेशन about a student's progress towards reaching a goal. The following are all good sources of feedback except. अब फीडबैक जो है वो एक स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गुड सोर्स नहीं है फीडबैक का? तो वेग कमेंट्स जो हैं, जो कि क्लियर कमेंट्स ना हो, जो स्टूडेंट्स को हेल्प ना कर सकें उनकी ऑब्जर्वेशन में, उसको वो जो है एक करेक्ट सोर्स फीडबैक का नहीं है, गुड सोर्स नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेग कमेंट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ फीडबैक। देन नेक्स्ट इज why was reading added to the traditional stream model? ट्रेडिशनल स्ट्रीम मॉडल में रीडिंग को क्यों ऐड किया गया था? टू इनकरेज द क्रिएटिविटी, रीडिंग एंड थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, क्रिएटिविटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग को इनकरेज करने के लिए रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज in the STEAM project, learners often use programming to design and draw circuit diagrams of an electricity model.
विच डिसिप्लिन आर मिक्स्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी स्टीम का प्रोजेक्ट है जिसमें लर्नर्स क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, सर्किट डायग्राम्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मॉडल बनाना है उन्हें, उनमें इनको सर्किट डायग्राम्स बनाने हैं, उसमें ये प्रोग्रामिंग का भी यूज़ करते हैं। तो इनमें कौन से डिसिप्लिन्स को मिक्स किया गया है? तो बेसिकली यहाँ पे साइंस को, आर्ट्स को, टेक्नोलॉजी को, तीनों को ऐड किया गया है, तीनों डिसिप्लिन्स को मिक्स किया गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट we have flipped learning। फ्लिप्ड लर्निंग बेसिकली किसको कहा जाता है? ये एक टीचिंग अप्रोच है जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट सबसे पहले घर पे जो है वो किसी भी न्यू टॉपिक को देखते हैं, पढ़ते हैं वीडियोस के थ्रू या रीडिंग मटेरियल के थ्रू, देन वो क्लास में आकर उससे रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग से चेंज हो जाता है, ये वाला मेथड रिवर्स हो जाता है, इसको कहा जाता है फ्लिप्ड लर्निंग। ये a pedagogical approach that inverts conventional classroom learning. So C is the correct answer here. Then next is blended learning। एक था फ्लिप्ड लर्निंग, दूसरा है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंड का मकसद है किसी चीज का मिक्सअप होना। अब ये ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसा टीचिंग अप्रोच है जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं जिसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग मेथड्स को ब्लेंड कर देते हैं। ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम भी होगी और ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग भी होगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कंबाइंस ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन ऑनलाइन विथ ट्रेडिशनल प्लेस बेस्ड। ट्रेडिशनल क्लासरूम टेक्नोलॉजी भी होगी और आपका आपका ऑनलाइन और डिजिटल लर्निंग भी होगा। Then next is following are all the suggestions to make feedback more effective and valuable in terms of student learning except। इनमें से सारे जो हैं वो सजेशंस हैं टू मेक फीडबैक मोर इफेक्टिव, सिवाय एक के, तो वो है ऑलवेज यूज वन मोड ऑफ फीडबैक। ये गलत है क्योंकि कभी भी फीडबैक का एक मोड नहीं होना चाहिए, डिफरेंट मोड्स होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव following are the misconceptions अबाउट क्लासरूम मैनेजमेंट एक्सेप्ट। अब इन सारे ऑप्शंस में से जो है सारी जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के हिसाब से सही मिसकॉन्सेप्शंस हैं, सिवाय एक के। जो सेकंड ऑप्शन को अगर हम देखें तो जो क्वाइटेस्ट क्लासरूम्स आर द बेस्ट मैनेज्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बिल्कुल क्लासरूम चुप होगी वो अच्छे से मैनेज होगी, तो ऐसा नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जो एक्टिव क्लास होगी वो अच्छे से मैनेज हो सकती है। गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज पीस एंड डिसिप्लिन, नो, क्योंकि एक क्लासरूम का जो गोल होता है वो लर्निंग होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट रिलायज ऑन थ्रेट्स एंड पनिशमेंट्स, नो, कभी भी थ्रेट्स एंड पनिशमेंट से हम क्लासरूम को मैनेज नहीं कर सकते। तो ये तीनों वाकई में मिसकंसेप्शंस हैं। लेकिन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मिसकंसेप्शन नहीं है? वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्लासरूम्स आर नॉट होमोजीनियस। क्लासरूम्स होमोजीनियस नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, हर स्टूडेंट की डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो क्लासरूम्स होमोजीनियस नहीं होती, ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। Then next is a teacher notices that 80% of the class missed the same question on a multiple choice test। तो टीचर इससे क्या कंक्लूड करे? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टीचर ने नोटिस किया, उसने एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट कंडक्ट किया क्लास में, उसने नोटिस किया कि 80% ऑफ द क्लास ने क्या किया कि सेम क्वेश्चन को मिस कर दिया। इससे टीचर को क्या चीज कंक्लूड करनी चाहिए कि जरूर उस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होगी, या तो उसका कॉन्सेप्ट सही से बच्चों के पास पहुंच नहीं पाया है, या उस क्वेश्चन की वर्डिंग सही नहीं थी जिसको स्टूडेंट सही से समझ नहीं पाए। So यहाँ पे correct option will be B. The question may be poorly worded or the concept may not have been taught effectively। Then next is two students are whispering and passing notes during direct teaching। अब एक टीचर है जो कि क्लासरूम में पढ़ा रहा है और उस डायरेक्ट टीचिंग के दौरान जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपस में विस्पर कर रहे हैं, एक दूसरे को नोट्स पास कर रहे हैं, और उसमें पर टीचर क्या करता है, उनके डेस्क के करीब आकर खड़ा हो जाता है, जबकि वो अपनी टीचिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता।
टीचिंग अपनी कंटिन्यू रखते हुए उनकी डेस्क के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो ये नॉन वर्बल स्ट्रेटजी थी जिसमें टीचर ने बच्चों को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे बच्चों को पता चल गया कि हमने ज़रूर कुछ ऐसी गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से टीचर का अटेंशन हमारे ऊपर आ गया है। तो इस टीचिंग अप्रोच को, इस नॉन वर्बल टीचिंग स्ट्रेटजी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल अप्रोच कहा जाता है बेसिकली इसको। इट इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। ये जो है आपकी टीचिंग भी डिस्टर्ब ना हो, आपका क्लासरूम का जो फ्लो भी वो चलता रहे, लेसन भी इंटरप्ट ना हो और बच्चे भी डिसिप्लिन में आ जाएं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूजिंग प्रॉक्सिमिटी टू मैनेज माइनर मिसबिहेवियर विदाउट डिसरप्टिंग द फ्लो ऑफ द लेसन। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। सो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।